हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो कॉलिजन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कॉलिजन में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया, दोनों फ्रेम पढ़ लिए, सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी पढ़ लिया, लेबोरेटरी फ्रेम भी पढ़ लिया। सारे केसेस हमने इसके अंदर स्टडी कर लिए। आज का जो लेक्चर है इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन इसका कॉलिजन का, जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर में हम पढ़ते हैं। और आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर जो फिजिक्स होता है उसका पार्ट है, जिसमें कि जो न्यूट्रॉन्स है जिनका बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है यूरेनियम के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसको की स्पीड है उसको कम करना, वो इसका एक एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन डिस्कस करने के बाद हम लोग बात करेंगे कि इसकी रॉकेट प्रपल्सन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्लोइंग डाउन ऑफ मूविंग न्यूट्रॉन इन अ मॉडरेटर। और जब हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इस एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे, तो कुछ हद तक आपको जो पुरानी चीज़ें हैं, यानी कि इसके पहले जो हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पढ़ा था कि जो एम्पलीट्यूड बराबर आता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, जो मैग्नीट्यूड बराबर आता है आफ्टर कॉलिजन बिफोर कॉलिजन, वैसा कुछ आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि यार वो याद नहीं है, तो क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होंगी। एप्लीकेशन का मतलब यही है कि जो आपने थ्योरी में पढ़ा है उसका कहीं न कहीं यूज़ हो रहा होगा। तो एक थोड़ा-सा ब्रीफ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ, इसमें होना क्या है कि हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर लेते हैं, रिएक्टर के अंदर क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हम क्या कराते हैं? न्यूट्रॉन जो होते हैं उसका बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है यूरेनियम के। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो बहुत हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स होते हैं और उनका बॉम्बार्डमेंट कराया जाता है यूरेनियम के ऊपर। यूरेनियम जो हम यूज़ में लेते हैं फ्यूल, वो जनरली यूज़ में लेते हैं यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 जब इतने हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स के सामने अगर उसको डाल दिया जाए, तो वो इतने सारे न्यूट्रॉन्स को एक साथ कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो कैप्चर नहीं कर पाएगा तो डिसइंटीग्रेशन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं होगा। हमें बेसिकली करना क्या होता है? जो यूरेनियम 235 है उसका डिसइंटीग्रेशन कराना है। तो जो सस्टेनेबल रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबल का मतलब कि वो लगातार चलती रहे, है ना? वो लगातार चलती रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमें जो न्यूट्रॉन्स है उसकी स्पीड को कम करना पड़ेगा। न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए हम उसको पहले टकराते हैं किसके साथ? मॉडरेटर के साथ। मॉडरेटर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कोई मटेरियल है, ऐसा कोई एटम है जिसके साथ अगर न्यूट्रॉन टक्कर करेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा मेन टारगेट है वो यही है कि स्पीड को किसी तरह से कम किया जाए। न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मॉडरेटर। मॉडरेटर से जब ये कोलिजन करता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं मॉडरेटर से जब कोलिजन करते हैं, तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और ये कम स्पीड वाले न्यूट्रॉन्स का जब बॉम्बार्डमेंट होता है यूरेनियम 235 पर, तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलते हैं। रिक्वायर्ड रिजल्ट का मतलब कि हमें जो सस्टेनेबल हमें रिएक्शंस करानी है, सस्टेनेबल रिएक्शन करानी है, वो हमें अचीव होती है। ये इसके पीछे का बैकग्राउंड है कि हम करा क्यों रहे हैं, जो न्यूट्रॉन्स है उसकी स्पीड को हम क्यों करा रहे हैं। तो मोटा-मोटी 2 चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो रही है, एक न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन की टक्कर किससे हो रही है? मॉडरेटर से। तो मैं इसका जो ले डायग्राम बनाऊँगा, यहाँ पर जो मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाऊँगा, वो दोनों फ्रेम में मैं लूँगा। उसको मैं जो हमारे पास एल फ्रेम है, यानी कि लैबोरेटरी फ्रेम, उसमें भी बात करूँगा और जो हमारे पास टी फ्रेम होता है, उसके अंदर भी हम लोग इसकी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कौन आ रहा है? न्यूट्रॉन आ रहा है। न्यूट्रॉन को किसके ऊपर गिराया जा रहा है? न्यूट्रॉन को गिराया जा रहा है किसके ऊपर? मॉडरेटर के ऊपर। एक मास है हमारे पास m1 और एक मास है हमारे पास m2। तो ये जो m2 है, m2 ये क्या है? मॉडरेटर। ये क्या है? मॉडरेटर। और ये कौन आ रहा है? न्यूट्रॉन आ रहा है। ये न्यूट्रॉन की स्पीड कितनी है? u1 और इसकी स्पीड है u2, पर ये रेस्ट में है, यानी कि ये कितना हो गया? 0। कॉलिजन के बाद ये 2 डायमेंशनल कॉलिजन हो रही है। कौन सी कॉलिजन हो रही है? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब ये दोनों अलग-अलग डायरेक्शन में चले जाएँगे विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मोशन ऑफ डायरेक्शन। तो इनिशियल मोशन ऑफ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में ये अलग-अलग डायरेक्शन में चले गए। ये यहाँ आ गया, ये m1 हो गया और ये हो गया m2। तो ये हो गया m1 और ये हो गया m2। तो ये जो स्पीड है ये हो गई v1 और ये जो स्पीड है ये हो गई v2। लेट्स सपोज ये एंगल है थीटा 1 और ये एंगल है थीटा 2। ये चीज़ें तुमने पढ़ी है, तो कोई नई चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए। तो m1 जो है वो स्पीड हो गई किसकी? न्यूट्रॉन की आफ्टर कॉलिजन। m1 जो मास है न्यूट्रॉन का है और m2 जो मास है मॉडरेटर का है। v1 जो स्पीड हो गई वो हो गई न्यूट्रॉन की आफ्टर कॉलिजन और v2 जो स्पीड हो गई वो मॉडरेटर की स्पीड हो गई आफ्टर कॉलिजन। 2 कंपोनेंट होंगे इसके। कौन-कौन से कंपोनेंट होंगे? यहाँ पर एक कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर कंपोनेंट क्या होगा? v1 cos थीटा 1 और ये जो है मॉडरेटर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v2 cos थीटा 2। इसी तरह से यहाँ पर इसका कंपोनेंट निकाल लोगे एक और एक कंपोनेंट यहाँ निकाल लोगे। ये हो जाएगा v1
साइन थीटा 1 और ये हो जाएगा V2 साइन थीटा 2। ये कौन सा फ्रेम बनाया है? ये मैंने बनाया है लेबोरेटरी फ्रेम। ये कौन सा फ्रेम बनाया है? ये मैंने लेबोरेटरी फ्रेम बनाया है। लेबोरेटरी फ्रेम का मतलब जो ऑब्जर्वर है वो दूर से खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ बैठा है आराम से, मस्त खाना पीना कर रहा है और देख रहा है कि सामने क्या चल रहा है। दूसरा फ्रेम जो होगा इसका वो कौन सा होगा? सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमने 2 डायमेंशनल कोलिजन में कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया था। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गई इसकी स्पीड u1 प्राइम। u1 प्राइम क्या है अभी बता दूंगा मैं, अलग पता होगा तुम्हें वैसे। और ये कितना हो गया? ये हो गया u2 प्राइम। और जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर अब यहाँ आके बैठ गया, कहीं इसके सेंटर ऑफ मास पर आके बैठा हुआ है ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। और आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? आफ्टर कॉलिजन हमने देखा था इनिशियल मोशन ऑफ डायरेक्शन है उससे दोनों एंगल पर चले गए। तो एक यहाँ चला गया और एक यहाँ चला गया। ये हो गया m1 और ये हो गया m2। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना है? थीटा है। और यहाँ स्पीड जो हो गई वो हो गई v1 प्राइम और ये जो स्पीड हो गई वो हो गई v2 प्राइम। ठीक है, ये स्पीड क्या हो गई? v2 प्राइम हो गई। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, जो हमारे पास थीटा होता है, थीटा उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। एंगल ऑफ स्कैटरिंग कौन से फ्रेम के अंदर? सेंटर ऑफ मास फ्रेम के। तो ये जो कहानी हम देख रहे हैं ये कहाँ पर चल रही है? ये चल रही है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। ये जो कहानी हम देख रहे हैं ये कहाँ पर चल रही है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चल रही है, ठीक है साहब। कहाँ चल रही है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। हाँ, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर कंजर्वेशन हम लगाते हैं। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालने किसकी? सेंटर ऑफ मास की। तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं m1u1 प्लस m2u2 कौन? m1 प्लस m2, ये लिखते हैं। u2 जो है u2, मैं u1 लिख रहा हूँ। u1 और u2 जो है वो लेबोरेटरी फ्रेम में स्पीड है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है u1 प्राइम और u2 प्राइम। तो ये चीज समझने की है मेनली। अगर दिमाग से निकल गया हो लास्ट लेक्चर की चीजें तो याद कर लो। तो u2 जो है वो कितना है? 0 है। u2 0 है तो यहाँ से vc की वैल्यू कितनी हो गई? वो हो गई m1u1 ऑन m1 प्लस m2। यहाँ पर एक नई चीज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज नोन एज a। a जो है उसको मैं बोलूंगा m2 अपॉन m1। m2 अपॉन m1। m2 क्या हो गया? m2 हो गया मास ऑफ द टारगेट या मास ऑफ द मॉडरेटर। ये हो गया मास ऑफ मॉडरेटर, मॉडरेटर। और ये जो है ये हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहां से मैंने बना दिया क्या? ए बना दिया। तो मैं Vc जो है Vc को मैं फर्दर इसको रीअरेंज करके लिखूं तो m1 से डिवाइड कर दूं। m1 से डिवाइड कर दूंगा तो ये बनेगा u1 1 प्लस m2 अपॉन m1। m2 अपॉन m1 को हम क्या लिख सकते हैं? a। तो ये हो जाएगा u1 अपॉन 1 प्लस a। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? Vc की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब u1 प्राइम और u2 प्राइम निकालना है तुम्हें। तो u1 प्राइम वो किसके बराबर होगा? u1 माइनस Vc। तो u1 माइनस Vc, Vc की वैल्यू m1 v1, m1 u1 सॉरी, m1 u1 m1 u1 प्लस m2 u2 ऑन m1 प्लस m2। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो u1 प्राइम की जो वैल्यू है, हमने ले लिया एलसीएम m1 m2, ये बन गया m1 u1 प्लस ये कितना हो जाएगा? m2 u1, m2 u1 माइनस ये हो जाएगा m1 u1 और माइनस m2 u2। ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? m1 u1 कैंसिल आउट हो गया। तो u1 प्राइम जो हमारे पास बचा वो बच गया कितना? m2 u1 और माइनस m2 u2, m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। बट u2 जो है वो कितना है? 0 है। u2 0 है तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? u1 प्राइम की। u1 प्राइम कितना आ गया? m2 u1 अपॉन ये हो गया m1 प्लस m। अब मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको किससे? m2 से डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन को। तो ये बन गया u1, ये हो गया m1 अपॉन m2 प्लस 1। तो m2 अपॉन m1 a है तो ये हो गया 1 अपॉन a। तो यहाँ से u1 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी au अपॉन 1 प्लस a। तो ये u1 है, u1। तो ये u1 प्राइम की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई? u1 प्राइम की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? u2 प्राइम की। तो u2 प्राइम जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा u2 माइनस Vc। u2 की वैल्यू 0 है, Vc की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। वो वैल्यू कितनी आई है Vc की हमारे पास?
जो मैंने ए के फॉर्म में लिखी थी वो आई थी u1 अपॉन वन प्लस ए, तो ये हो जाएगा माइनस u1 अपॉन वन प्लस ए। तो u2 प्राइम की जो वैल्यू हो गई वो हो गई माइनस u1 अपॉन वन प्लस ए। ये u2 प्राइम की वैल्यू हो गई। अब हम लगाएंगे यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बिफोर कॉलिजन जब आप लिखोगे तो यहाँ से बनेगा बिफोर कॉलिजन। जब आप बिफोर कॉलिजन लिखोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम इज इक्वल्स टू 0। ये 0 आएगा, है ना। तो सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली हमारे पास अगर m1 u1 प्राइम 0 है तो हमारे पास m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ये करके देख लेना, आ जाएगा। ये पहले भी हम कर चुके हैं, तो ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस है नहीं जो तुम्हें ना समझ में आए। फिर उसके बाद क्या होगा कि हमने ये पढ़ा था कि जो मैग्नीट्यूड है बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन, इसके अंदर सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर वो सेम रहते हैं। तो एज वी नो दैट इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इन सी फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी या पार्टिकल बोल लो, बॉडी पार्टिकल रिमेन सेम, रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन, बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन, बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, हम ये लिखने वाले हैं v1 इक्वल्स टू क्या होगा, u1 ना, v1 प्राइम, सॉरी v1 प्राइम इसके बराबर होगा u1 प्राइम के बराबर। अब इस चीज का कहाँ पर यूज होगा, हमने ये देखा कि जो v1 प्राइम है वो किसके बराबर है, v1 माइनस वीसी। और ये वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, किसमें लिखे हुए हैं, वेक्टर में। तो यहाँ से v1 जो है v1, तो v1 किसके बराबर हो जाएगा, v1 प्राइम वेक्टर प्लस vc, v1 प्राइम वेक्टर प्लस vc वेक्टर। तो अब हम क्या ये यूज करेंगे, वेक्टर की जो प्रॉपर्टी वो यूज करेंगे। तो हमें क्या लिखना है, v1 की वैल्यू निकालनी है, v1 की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर करके लिख दूं वेक्टर के फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे v1 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 प्राइम स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा vc स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2v1 प्राइम डॉट vc, और ये हो गया cos थीटा। मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, मैंने वेक्टर सम यूज किया है ना, वेक्टर सम। तो मैंने यहाँ पर वेक्टर सम यूज किया है, फिर उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है। हाँ, अब यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पर वैल्यू डालो। अब जो जो तुम्हारे पास वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो। तो v1 स्क्वायर की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। v1 जो है प्राइम वो किसके बराबर था, u1 प्राइम के। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया u1 प्राइम और ये स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, ये vc एज इट इज रहेगा प्लस ये 2v1 प्राइम जो है, तो अगेन मैं क्या लिख दूंगा u1 प्राइम, और ये कितना हो जाएगा vc और cos थीटा। क्लियर, ये बन गया। अब u1 प्राइम जो है उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, vc प्राइम की वैल्यू हमें पता है। vc जो है, vc उसकी वैल्यू है u1 अपॉन वन प्लस a1, और u1 प्राइम की जो वैल्यू है वो है a u1 अपॉन वन प्लस a। तो ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो v1 स्क्वायर, तो u1 प्राइम की जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या वैल्यू थी, a u1 अपॉन वन प्लस a, इसका कर देना है हमें स्क्वायर। vc की वैल्यू कितनी थी, vc की वैल्यू थी u1 अपॉन वन प्लस a, इसका स्क्वायर कर देना है, और प्लस 2, ये वैल्यू कितनी हो गई u1 प्राइम की, ये हो गई a u1 अपॉन वन प्लस a, और ये vc की वैल्यू ये कितनी हो गई u1 अपॉन वन प्लस a और cos थीटा। एक बार ये वैल्यू चेक कर लेना भाई वापस से। तो u1 प्राइम है ना, v1 प्राइम u1 प्राइम की वैल्यू a u1 अपॉन वन प्लस a, और vc की वैल्यू u1 अपॉन वन प्लस a, ये डाला है ना मैंने, हाँ u1, हाँ ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से बनेगा v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस ए का होल स्क्वायर, वन प्लस ए होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी वन प्लस ए होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ओवरऑल जो डिनोमिनेटर है उसमें नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस ए होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर u1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा u1 स्क्वायर। हाँ जी, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2a u1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a u1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos थीटा। पूरे में से कॉमन जो बाहर निकल रहा है वो निकल रहा है u1 स्क्वायर, ये u है, तो ये क्या बच गया, ये बच गया 1
प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? V1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई? V1 स्क्वायर की। अब मेरे को रेशो निकालना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और किसकी मैं निकाल रहा हूँ? ऑफ न्यूट्रॉन। ये सारा काम मैं किसके लिए कर रहा हूँ? न्यूट्रॉन के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूट्रॉन की स्पीड हमें कम करनी है। न्यूट्रॉन की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, उसका हमें रेशो निकालना है। तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर। उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? हाफ m1 u1 स्क्वायर। तो ये हाफ एम वन कट गया। अच्छा, v1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है। वो वैल्यू कितनी बन रही है? वो वैल्यू बन रही है हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। अब ये जो है रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये हमें बहुत कुछ चीज़ें बताता है। बहुत कुछ चीज़ें बताने का मतलब क्या है कि यदि मैं ये बोल दूं कि इफ़ कॉस थीटा जो है वो कितना है? वो है 0, नहीं, कॉस थीटा 1 है। कॉस थीटा 1 कब हो सकता है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 0। कुल मिलाकर यदि थीटा 0 है तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा के ई फाइनल अपॉन के ई इनिशियल। के ई फाइनल अपॉन के ई इनिशियल, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ऊपर भी बन जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये आ गया 1। तो अगर ऐसा हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो इट मीन्स देयर इज नो चेंज, क्योंकि रेशो 1 आ गया। देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कम नहीं हुई। दूसरी कंडीशन हम ये बना सकते हैं इसकी कि यदि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? पाई हो जाए। इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू -1। कॉस थीटा इक्वल्स टू -1 कब हो सकता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? पाई हो जाए। थीटा की वैल्यू अगर पाई हो गई तो ये क्या बन जाएगा? के ई फाइनल अपॉन के ई इनिशियल। ये क्या कहानी बन जाएगी? अब ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a अपॉन, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस ए और होल स्क्वायर, 1 प्लस ए होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये बन जाएगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो गया 1 प्लस ए का होल स्क्वायर ना, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पर अब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, क्योंकि जो ए है, ए किसका मास है? m2 अपॉन m1। ए m2 अपॉन m1 है, तो ए की वैल्यू बहुत कुछ हमें बताएगी कि हमें ये जो स्पीड है वो कितनी कम हो रही है। अगर अब मेरे को निकालना हो लॉस, क्या निकालना हो? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर हमें निकालना हो, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना हो, तो लॉस जो है वो किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा? इनिशियल के रेस्पेक्ट में। मेरे पास लिखा हुआ है के ई एफ फाइनल। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? हमारे पास लिखा हुआ है के ई फाइनल अपॉन के ई इनिशियल, ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको 1 में से माइनस कर दूं, मैं से माइनस कर दूं 1 में से, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 1 माइनस, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 1 माइनस के ई एफ अपॉन के ई आई। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा के ई आई माइनस के ई एफ अपॉन के ई आई। तो ये जो लॉस है, ये लॉस आ जाएगा किसके रेस्पेक्ट में? इनिशियल के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। इसको मैंने लिख दिया डेल्टा के ई, और अपॉन ये क्या हो गया? के ई आई। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो के ई आई जो है वो कितना है? वो है 1/2 m1 u1 स्क्वायर ना, m1 u1 स्क्वायर। तो के ई फाइनल हम लोगों ने निकाला, के ई फाइनल। ठीक है, तो इसको 1 में से माइनस करके लिख देता हूँ, यहाँ से इतना बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से 1 माइनस के ई फाइनल अपॉन के ई इनिशियल का जो हमारे पास रेशो आया था, वो क्या रेशो आया था? मैं अगर ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला सेकंड वाला, तो ये रेशो क्या बन रहा है? 1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ये बन रहा है 1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम तो कितना आ गया? ये आ गया 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस ए का
होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 ये माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर एक 2a भी आएगा ना, वो 2a भी लिखो, मैं भूल गया। यहाँ पर क्या बनेगा प्लस 2a और ये हो गया माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a और अपॉन ये कितना रहेगा, ये रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर 1 1 ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया 4a अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन वो कितना आया, वो आ गया 4a अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। और जो ए की वैल्यू है वो ए की वैल्यू हमें बताएगी, ए की वैल्यू के हिसाब से हम किसको लेंगे, मॉडरेटर को लेंगे ना। ए की वैल्यू के हिसाब से हम मॉडरेटर को लेंगे। ए की वैल्यू यदि 1 हो जाती है, मान लो ए की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू यदि 1 हो जाती है तो फॉर ए इज इक्वल्स टू 1 लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल, ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मैक्सिमम जो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में वो कब होगा, जब ए की वैल्यू 1 आ जाए, यानी कि 100% लॉस हो जाएगा, है ना। तो फॉर मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन वैल्यू ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू 1। पर हमें चाहिए क्या, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस 100% हो गया, अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस जो है वो 100% हो गया तो रिएक्शन ही क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना। बट इफ लॉस इज 100%, then reaction will be stopped, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो मॉडरेटर हमें लेना है वो मॉडरेटर ऐसा लेना है जिसका जो मास है वो एक नहीं होना चाहिए, मतलब जो रेशो बनेगा हमारा m2/m1 का वो एक नहीं बनना चाहिए। एक से ज़्यादा बनेगा तो लॉस रहेगा कम, काइनेटिक एनर्जी में लॉस कम रहेगा, और एक से कम बनेगा तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अब उस हिसाब से हमें चूज़ करना है कि यदि हम एक से कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें जो स्पीड है वो बहुत कम करनी है, तो फिर ए हम ऐसा लेंगे जिससे कि जो वैल्यू है उसकी एक से कम हो, क्योंकि वैल्यू एक से कम होगी तो नीचे स्क्वायर बन रहा है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज में क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम वैल्यू को यहाँ पर चूज करेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारा। इतना बड़ा डेरिवेशन जो किया है, तो डेरिवेशन तो हालांकि तुम्हारा देखा हुआ ही है, 2 डायमेंशन कॉलिजन जैसा ही डेरिवेशन है। ये कॉस थीटा वाला तुमसे कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो इस चीज़ के ऊपर हो सकते हैं। और ये जो लास्ट में हमने इसका जो कंक्लूजन लिखा है इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कॉलिजन की और उसके एप्लीकेशन की। अब हम बात करेंगे वेरिएबल मास की। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, वेरिएबल मास। वेरिएबल मास का मतलब क्या है, अभी तक हमने जो न्यूटन्स लॉ पढ़ा है या न्यूटन का जो सेकंड इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं, तो न्यूटन सेकंड इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं उसमें हम ये पढ़ते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है, जिसको कि तुम लोग पढ़ते हो F बराबर ma। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं dmv/dt। और हम ये मान के चलते हैं कि मास जो है वो कांस्टेंट है, ये मान के चलते हैं मास कांस्टेंट है, और मास कांस्टेंट है तो यहाँ से हमारे पास बन जाता है F = m dv/dt, और इसको हम लिख देते हैं ma। ये कहानी कब चल रही है, जब मास क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर मास क्या है, कांस्टेंट है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या है, कौन सा मास है, वेरिएबल मास। वेरिएबल मास है तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला आप लिख रहे हो न्यूटन सेकंड लॉ का, ये चेंज होगा पूरा, क्योंकि मास अगर वेरिएबल हो गया तो डिफरेंशिएशन मास का भी होगा, और डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का तो हो ही रहा है। तो इस वेरिएबल मास का क्या कंसेप्ट है वो पहले हम देखेंगे कि जब हाई स्पीड एप्लीकेशन होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा रिलेटिव वेलोसिटी में, जब हाई स्पीड एप्लीकेशन है तो वहां पर मास भी क्या होता है, चेंज होता है, और इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी उसको हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये पहली बात तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रॉकेट प्रोपल्शन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर इसका पूरा यूज है, यानी कि जो इक्वेशन यहाँ पर पढ़ेंगे वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी
इसमें रॉकेट प्रोपल्जन। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करूं, मैंने एक एक कोई सिस्टम लिया, एक कोई बॉडी ली, इस बॉडी का मास है m, ठीक है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, v है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v है। ये बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। ऐसा ही कोई एक पार्टिकल मैंने इसमें मान लिया, वो है डेल्टा m, ठीक है। तो एक छोटा जो टुकड़ा है वो इसमें से निकल गया, एक छोटा टुकड़ा इसमें से निकल गया, छोटा बना देता हूँ इसको, ये बड़ा बन गया थोड़ा सा। तो एक छोटा सा कोई पार्टिकल है, कोई रिएक्शन हुई, यानी कि एक्सप्लोजन हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, तो इसमें से एक टुकड़ा निकल गया जिसका मास है डेल्टा m, जिसका मास कितना है, डेल्टा m। डेल्टा m मास से निकल गया, और जब ये टुकड़ा निकला है तो इसकी कुछ स्पीड होगी, तो इसकी स्पीड हो गई u। क्या स्पीड हो गई, u। और अब ये जो बच गया, ये कितना बचेगा, ये बचेगा, इसमें से निकल गया कौन सा, एक ये टुकड़ा निकल गया, इसका जो मास है वो कितना बच गया, वो बच गया m माइनस डेल्टा m। सीधी सी बात है, इसमें मास कम हुआ है, मास कम हुआ है तो वेलोसिटी इसकी बड़ी होगी। मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़कर हो गई v प्लस डेल्टा वी, इसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई, v प्लस डेल्टा वी। u किसकी वेलोसिटी हो गई, इस स्मॉल एलिमेंट की जो इसमें से निकला है, और ये पहले है ना, तो ये बिफोर कॉलिजन हो गई कंडीशन, और ये क्या हो गई, आफ्टर कॉलिजन, ये कंडीशन हो गई। तो यहां पर आफ्टर कॉलिजन अगर लीनियर मोमेंटम निकालो, तो लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन अगर यहां पर फाइंड आउट करो आप, आफ्टर कॉलिजन, तो आफ्टर कॉलिजन लीनियर मोमेंटम लिखोगे तो वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा m माइनस डेल एम और v प्लस डेल वी, v प्लस डेल वी, स्पीड बढ़ गई ना, और ये वाला हो गया, कितना हो गया, ये हो गया डेल एम यू। और बिफोर कॉलिजन जो है, बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन मोमेंटम जो है, बिफोर कॉलिजन मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एम वी, एम वी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बनेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो हमें लिखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम ये हमें लिखना है। इसको हमने लिखा p, तो ये p किसके बराबर होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल। फाइनल क्या बना था, वो बना था m माइनस डेल m, और ये बना था v प्लस डेल v और माइनस एम वी। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा एम वी प्लस एम डेल वी माइनस डेल एम वी और डेल एम वी। मैं यू लिखना भूल गया ना शायद, यू नहीं लिखा मैंने ये वाला, प्लस डेल एम यू, ये भी है ना, हाँ एम वी। हाँ तो एम वी, एम को वी से मल्टीप्लाई कराया, फिर एम को डेल वी से मल्टीप्लाई कराया, फिर डेल एम को वी से मल्टीप्लाई कराया, फिर डेल एम को डेल वी से, डेल एम डेल वी प्लस डेल एम यू एज इट इज और माइनस एम वी। तो यहाँ से कैंसिल आउट क्या हो रहा है, ये एम वी से ये एम वी कैंसिल आउट हो गया। और क्या हटेगा, ये जो है ये नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटे हो गए, डेल वी बहुत छोटी सी वेलोसिटी होगी, डेल एम बहुत छोटा मास होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसको मैंने हटा दिया, हटा दिया मतलब इसको जीरो कंसिडर कर लिया, तो हमने जीरो के बराबर मान लिया। तो यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो आया पी, डेल्टा पी, वो कितना हो गया, वो हो गया एम डेल वी माइनस ये हो गया डेल एम वी और ये हो गया प्लस डेल एम यू। अब मेरे को निकाल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, तो अब मेरे को सबसे पहले तो मैंने क्या करा, मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, इसको आप चेंज इन मोमेंटम लिख लो। अब रेट निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एक्सटर्नल फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स होगा उसके बराबर होगा। कुल मिलाकर ये जो डेल्टा पी वाली इक्वेशन है इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, डेल्टा टी से, है ना। मान लो वो जो टाइम है जिसके अंदर चेंज हो रहा है वो डेल्टा टी टाइम है, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, डेल एम वी प्लस डेल एम यू ऑन डेल्टा टी। यहाँ से जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी एम डेल वी अपॉन डेल टी माइनस डेल एम वी अपॉन डेल टी। तो इसको आप ऐसे लिख लो,
ये वाले को आप ऐसे लिख लो माइनस वी डेल एम अपॉन डेल टी, माइनस वी डेल एम अपॉन डेल टी और प्लस यू डेल एम अपॉन डेल टी, प्लस यू डेल एम अपॉन डेल टी। अब मास जो है निकल रहा है उसमें से सिस्टम में से, जैसे रॉकेट है, रॉकेट के अंदर बहुत सारा फ्यूल होता है, तो फ्यूल जैसे जैसे जलता जाता है तो उसका मास कम होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो डीएम अपॉन डी टी क्या होगा, डिक्रीज होगा कंटिन्यूअसली, है ना। डीएम अपॉन डी टी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, तो एज एज टाइम इंक्रीज, विद द टाइम, ऐसा लिख लेता हूं, विद द टाइम, विद द टाइम मास रेट, मास रेट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, मास रेट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। तो मास रेट है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस होगी और वो कंटिन्यूअस रहेगी उसी उसमें, तो डेल एम वो जो है वो स्मॉल एलिमेंट है, वो अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को, तो डेल एम अपॉन डेल टी, क्योंकि मास जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। डेल एम अपॉन डेल टी जो है उसको हम क्या लिखेंगे, डी एम अपॉन डी टी, माइनस का डी एम अपॉन डी टी। तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस डी एम अपॉन डी टी। मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मास कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली डेल वी अपॉन डेल टी है जो, उसको हम क्या लिख देंगे, उसको लिख देंगे डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि एक स्मॉल एलिमेंट की बात चल रही है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे तो ये फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू, यहाँ से एम डी वी अपॉन डी टी लिख देंगे, हम इसको हम लिख देंगे एम डी वी अपॉन डी टी, तो लिख दिया एम डी वी अपॉन डी टी। ये हो गया वी डी एम अपॉन डी टी, ये बन जाएगा वी डी एम अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा, प्लस यू डी एम अपॉन डी टी, ये हो जाएगा प्लस यू डी एम अपॉन डी टी। इसको ट्रांसपोज करो, इसको ट्रांसपोज करोगे तो एम डी वी अपॉन डी टी, इसको तो एक साइड रहने दो, यहां पर ये बन गया एफ एक्सटर्नल और ये उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया वी डी एम अपॉन डी टी माइनस ये हो जाएगा यू डी एम अपॉन डी टी। यहां से मैं कॉमन निकाल लेता हूं डी एम अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा एम डी वी अपॉन डी टी, ये हो गया एफ एक्सटर्नल प्लस इसको लिखा मैंने वी माइनस यू और ये हो गया डी एम अपॉन डी टी, वी माइनस यू डी एम अपॉन डी टी। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपने रिलेटिव वेलोसिटी का ना, कौन सा कॉन्सेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो हम लिखेंगे वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी हमारे पास यू आर। तो यू आर जो है वो वेलोसिटी हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम, वी माइनस यू, ये हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लीविंग मास, लीविंग मास विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम, विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम, विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा एम डी वी, ये हो गया एम डी वी अपॉन डी टी, एम डी वी अपॉन डी टी एफ एक्सटर्नल प्लस यू आर और ये हो गया डी एम अपॉन डी टी प्लस यू आर डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसकी इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास वेरिएबल मास और रिड्यूसिंग मास की इक्वेशन बन गई। ठीक है, वेरिएबल, वेरिएबल एंड रिड्यूसिंग मास, वेरिएबल एंड रिड्यूसिंग मास इक्वेशन, रिड्यूसिंग मास। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। तो रॉकेट प्रपल्सन, अब हम बात करेंगे रॉकेट प्रपल्सन। रॉकेट का जो कॉन्सेप्ट है, जब रॉकेट की हम बात करेंगे तो वहां पर तीन लॉ लगेंगे हमारे पास। कौन कौन से, एक ये फॉलो करेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ को, एक लगेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ का मतलब एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। दूसरा यहां पर क्या लग जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम। और क्या लग जाएगा यहाँ पर लग जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉकेट प्रपल्सन किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ पर काम करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब होगा क्या कि जब रॉकेट, आपने देखा भी होगा, वीडियोस में भी देखा होगा
कि जब रॉकेट निकलता है तो जैसे ही उसका इंजन चालू होता है, इंजन जो फोर्स लगाता है, इनिशियली उसके अंदर जो मास है वो किसका मास है? रॉकेट का खुद का मास, और उसके अंदर जो फ्यूल भरा हुआ है, उसके अंदर जो प्रोपेलेंट भरा हुआ है, फ्यूल भरा हुआ है, जो ऑक्साइड और जो एयर एलिमेंट होता है वो होता है ना? वो जो फ्यूल भरा हुआ है वो उसका मास होता है कंबाइंड मास। जैसे इंजन चालू होगा, इसका इंजन चालू होगा तो वो फोर्स लगाएगा, एक वो फोर्स लगाएगा तो वो मास जो है, वो जो फ्यूल जो है वो जलना चालू होगा। जो फ्यूल जलना चालू होगा तो वो नीचे की तरफ क्या लगाएगा? एग्जॉस्ट। जो फ्यूल है वो आग के रूप में तुमने देखा होगा नीचे की तरफ निकलता है। तो वो जब नीचे निकलेगा तो एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा, जो कौन लगाएगा? उसके ऊपर जो उसका फ्यूल है उसकी वजह से थ्रस्ट फोर्स लगेगा, यानी कि उसको ऊपर की ओर धकेलेगा। वो क्या लग रहा है वहां पर? एक्शन का रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन लग रहा है। तो हमारे पास ये जो आया है, ये यू आर डी एम अपॉन डी टी, इसको हम नाम देंगे थ्रस्ट फोर्स। तो क्योंकि रॉकेट का जो खुद का वेट है वो किधर की तरफ होगा? डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ होगा। और जो थ्रस्ट फोर्स है उसमें जो वेलोसिटी आएगी वो भी किधर की तरफ आएगी? नीचे की तरफ आएगी। विद रेस्पेक्ट टू क्या? विद रेस्पेक्ट टू ये जो हम लिखेंगे सिस्टम, यानी कि रॉकेट। तो इसलिए अब इसका हम साइन चेंज करेंगे। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं सिंस सिंस वेट वेट ऑफ रॉकेट एंड एंड वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ क्या बोलेंगे वर्ड? डाउनवर्ड्स। इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है और जो रॉकेट है वो किधर की तरफ बढ़ रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पर न्यूटन्स सेकंड लॉ जो है, फोर्स की डायरेक्शन में हमें करना है सब कुछ ना। एफ बराबर एम ए का मतलब यही है कि जो एक्सिलरेशन है वो किधर की डायरेक्शन में होगा? फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो मैंने ऐसे लिख दी, एम डी वी अपॉन डी टी। यहाँ लिख दिया माइनस एम जी, और इसको लिख दिया मैंने माइनस यू आर, और ये हो गया डी एम अपॉन डी टी। मैंने सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दी यहाँ पर। अब जो m है वो कौन सा मास हो गया? इसका रॉकेट का मास हो गया एट एनी टाइम t। और v क्या है? v वेलोसिटी है जिससे वो ऊपर जा रहा है। ur क्या है? एग्जॉस्ट वेलोसिटी वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट। अब इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो इसको रीअरेंज करके लिखो। तो आफ्टर रीअरेंजिंग इस इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करके लिखोगे, क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा dv। ये क्या लिखा जाएगा? dv इक्वल्स टू, ये लिखा जाएगा माइनस जी डी टी माइनस यू आर डी एम अपॉन एम। ये लिखा जाएगा ना, माइनस यू आर डी एम अपॉन एम। एम से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को और डी टी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहां से अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा v, ये बनेगा माइनस जी टी। मैं लिख देता हूं भैया आफ्टर इंटीग्रेशन। आफ्टर इंटीग्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास जो इसका रिजल्ट बनेगा वो बनेगा v माइनस जी टी माइनस यू आर, ये बनेगा लॉग एम प्लस सी। सी क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू में निकालनी है। सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? एट टी इक्वल्स टू जीरो, जब टाइम जीरो है तो उस टाइम मान लेते हैं कि जो v है वो v नॉट है। v है जो वो v नॉट है, और जो रॉकेट का मास है m वो किसके बराबर है? m नॉट के बराबर है। ऐसा करने से क्या होगा? यहाँ बनेगा ये वी टी वी नॉट, ये हो गया जीरो, माइनस ये हो जाएगा यू आर, और ये हो जाएगा लॉग एम नॉट। कितना बन गया? तो यहाँ ये हो गया प्लस सी। तो ये सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई वी नॉट प्लस यू आर, और ये हो गया लॉग एम नॉट। अब ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, और यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बनेगा v इक्वल्स टू माइनस जी टी लिखा हुआ है ना। v इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस जी टी, और ये हो गया माइनस यू आर लॉग एम प्लस सी। सी की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? वी नॉट प्लस यू आर, वी नॉट प्लस यू आर, और ये हो गया लॉग एम नॉट। क्या हो गया? लॉग एम नॉट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो यहां से बनेगा v माइनस जी टी हो गया, ये हो गया प्लस वी नॉट, और ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा यू आर, ये हो गया लॉग एम नॉट माइनस यू आर लॉग एम, ये बन गया। तो यहां से v की वैल्यू हमने लिखी वी नॉट प्लस, यहां से हो जाएगा लॉग ए बाई बी वाला फॉर्मूला लगा लो, तो लॉग
ये हो जाएगा m0/m और ये हो गया -gt। तो ये हमारे पास जो रॉकेट की स्पीड है उसका फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास रॉकेट की स्पीड का। ठीक है? इफ इफ ग्रेविटेशन इज नेग्लेक्टेड, ग्रेविटेशनल इफेक्ट इज नेगलेक्टेड एंड v नॉट इक्वल्स टू 0, उस केस में हमारे पास स्पेशल केस बन जाएगा v इक्वल्स टू यू आर और ये हो जाएगा लॉग और ये क्या बनेगा m0/m। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है? और जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं फॉर्मूला के ऊपर बनेंगे। क्वेश्चन जो बनेंगे वो इन फॉर्मूला के ऊपर बनेंगे। इसके अलावा जो मैंने तुम्हें बताया यहाँ पर कि जो कौन-कौन से प्रिंसिपल लगते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनके ऊपर बनेंगे। इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ये तुम्हें आने चाहिए। आते हैं, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना, अदरवाइज़ फिर फँस जाओगे। देखो भाई क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन में आपको दिया है रॉकेट ऑफ मास 800 केजी इज रेडी फॉर लॉन्च। इट्स एग्जॉस्ट वेलोसिटी इज 800 मीटर पर सेकंड, यानी कि यूआर की वैल्यू आपको दी है 800 मीटर पर सेकंड। रॉकेट का जो मास है एम नॉट की वैल्यू आपको दी है 800 केजी। फाइंड द रेट एट विच द गैस इज कमिंग आउट फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी थर्स्ट। हमें वो रेट बताना है जिससे गैस बाहर आ रही है और इसमें कंडीशन लगाइए ओवरकम द वेट ऑफ रॉकेट। ना हमारे पास जो इक्वेशन लिखी होती है, वो लिखी होती है एम डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस एम नॉट टी और माइनस क्या लिखा है माइनस यू आर डी एम अपॉन डी। ये हमारे पास इक्वेशन होती है। टू ओवरकम द वेट ऑफ रॉकेट, टू ओवरकम द वेट ऑफ रॉकेट, टू ओवरकम द वेट ऑफ रॉकेट, वेट ऑफ रॉकेट, थ्रस्ट फोर्स जो है थ्रस्ट फोर्स थ्रस्ट फोर्स should be equal, thrust force should be equal to weight of rocket, to weight of rocket। तो ये रॉकेट के वेट के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एम नॉट जी इक्वल्स टू क्या हो जाए, ये हो जाए माइनस यू आर डी एम अपॉन डी टी, माइनस एम नॉट जी यू आर डी एम अपॉन डी टी। तो यू आर जो है डी एम अपॉन डी टी निकालना है हमें, तो हमें निकालना है डी एम अपॉन डी टी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस एम नॉट जी ऑन यू आर। माइनस का मतलब है कि जो मास है वो डिक्रीज कर रहा है। मास की जो इनिशियल वैल्यू है वो 8000 है, जी की वैल्यू हमने ले ली 9.8 और जो हमारे पास यू है उस यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, यू आर की वैल्यू हमारे पास है 800 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 800, तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा -98 केजी पर सेकेंड। तो ये क्या हो गई, मास की जो कंजम्पशन रेट है वो हो गई। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा इसमें बोला है टू गिव इनिशियल वेलोसिटी 3g। इनिशियल वेलोसिटी 3g का मतलब है हमें वैल्यू दी है dv अपॉन dt और dv अपॉन dt की वैल्यू दी है 3g। ठीक है? तो सेकंड जो केस है उसमें dv अपॉन dt की वैल्यू दी है। हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है m dv अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस एम नॉट जी माइनस यू आर डी एम अपॉन डी टी। यहाँ वैल्यू डालो m dv अपॉन dt, तो ये हो जाएगा m इंटू 3g क्योंकि 3g वैल्यू दी है, माइनस एम नॉट जी ना, क्या लिखा है माइनस एम नॉट जी। तो माइनस इसको लिख दिया मैंने m और ये हो गया g। हाँ, तो यहाँ से ये बन गया यू आर डी एम अपॉन डी टी। तो अब यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा कितना 4mg। ये कितना बन जाएगा, डी एम अपॉन डी टी की जो वैल्यू है ये तो हो गया 4mg, तो ये हो जाएगा 4mg ऑन, इसको डिवाइड कर देंगे हम इससे यू आर से। तो अब यहाँ पर वैल्यू डालो तो एम जी अपॉन यू आर की जो वैल्यू है हमारे पास आई वो कितनी आई -98। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 और इंटू 98 माइनस का, तो यहाँ से हमारे पास आएगा क्या आ जाएगा हमारे पास 392 केजी ना, ये निकालना है। तो 392 केजी पर सेकेंड। अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 392 केजी पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकेंड। ठीक है?
ये एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मास ऑफ एम्प्टी रॉकेट। एम्प्टी रॉकेट इज 5000 kg। जब वो खाली है तो उसका जो मास है वो कितना है, 5000 है। यानी कि वो फाइनल स्टेज में पहुंच गया। फाइनल स्टेज में पहुंच गया तो एम की जो वैल्यू है वो हमें दी है 5000। जो मास फ्यूल का है, फ्यूल का मास कितना है, 40,000। तो एम नॉट क्या होगा, मास ऑफ एम्प्टी रॉकेट, मास ऑफ एम्प्टी रॉकेट प्लस मास ऑफ फ्यूल, प्लस मास ऑफ फ्यूल। मास ऑफ एम्प्टी रॉकेट जो है वो कितना है, 5000 प्लस, और मास ऑफ फ्यूल जो है वो कितना है, वो है 40,000। ये हो गया 40,000, ये टोटल हो गया कितना, 45,000। हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये इनिशियल मास आ गया। एग्जॉस्ट वेलोसिटी यू आर की वैल्यू दे रखी है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 2000 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव्ड बाय द रॉकेट। मैक्सिमम वेलोसिटी कब अचीव कर सकता है वो हमें निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला था वी नॉट प्लस यू आर लॉग एम नॉट अपॉन एम, यही था ना, एम नॉट अपॉन एम और माइनस जी टी फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी जो जी टी है उसको हम किसके बराबर मानेंगे, 0। और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कुछ है नहीं। इनिशियल वेलोसिटी जो हमें गिवन है वो कितनी है, 0 है। तो v की वैल्यू कितनी बच गई, यू आर लॉग एम नॉट अपॉन एम। v इक्वल्स टू यू आर कितना हो गया, 2000, और लॉग ये कितना हो गया, 45,000 अपॉन ये हो गया 5000। यहाँ पर आपको कैलकुलेटर लगाना है, और कैलकुलेटर लगा के जब आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 4.935। ये वैल्यू आएगी 4.935 किलोमीटर पर सेकंड। ये इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से रॉकेट प्रपल्सन के क्वेश्चन तुम्हें करने। तो ये हो गया क्या, कॉलिजन। तो कॉलिजन के जो कंप्लीट जो सारे केस हैं वो सारे हमने कर लिए कॉलिजन के। साथ ही साथ रॉकेट प्रपल्सन भी हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया, और रोटेशनल जो है वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं।